ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बात कर रहे थे कि किस तरीके से सरकार के अलग अलग धड़ों से बार बार ये आवाज़ उठती है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाना चाहिए, मीडिया पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। कभी सोशल मीडिया की बात करते हैं, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाती है, मीडिया पर लांछन लगाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें, ये सारी की सारी घटनाएं पिछले कुछ समय से ही बढ़ी है, क्योंकि जब सरकार को लगा कि उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है और उसका उनको असर भी देखने को मिलता है, तभी जाकर के ऐसी आवाज़ें उठती है। लेकिन ये आवाज़ें केवल यहीं पर उठी हों ज़रूरी नहीं है। इससे पहले भी भारत में एक लंबा इतिहास रहा है जब प्रेस को दबाने की कोशिश की गई है। भारत के अलावा अगर बात करें, इस दुनिया में कई जगह ऐसी है जहाँ पर कि लगातार बार बार ऐसी आवाज़ें उठती है, लेकिन फिर भी ये मीडिया लगातार आगे चल रहा है, अपनी काम को सही तरीके से निभा रहा है। गुड मॉर्निंग गांधी ये 2 दिसंबर 1987 को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली एडिशन की हेडलाइन थी। पूरे 47 दिन तक सरकार से लोहा लेने के बाद आखिरकार अखबार प्रकाशित हुआ था। यह एक सशक्त मीडिया का पहलू था। आपातकाल के दौरान भी सरकार और मीडिया का टकराव देखने को मिला। देश के बहुत से पत्रकार, संपादकों को जेल में डाला गया था। नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। तानाशाही और अराजकता का माहौल था। प्रेस पर तमाम तरह की सेंसरशिप लगा दी गई थी। चीन में आज भी मीडिया पर सेंसरशिप लगी हुई है। मीडिया को सरकार के विरोध में जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही हालात म्यांमार में भी हैं। मध्य पूर्व के कई देशों में सेंसरशिप है। पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व के देशों में लोकतंत्र की जो आंधी चली है, उसके पीछे भी सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ दिन पहले कर्नाटक विधानसभा में 2 विधायक पॉर्न फिल्म देखते पाए गए थे। बाद में इन विधायकों ने केबल पर रोक लगाने की कोशिशें की। अगर वास्तव में मीडिया पर कोई सेंसरशिप लगाई गई तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं सेंसरशिप लगाकर चीन जैसे हालात न पैदा कर दिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो जब जब कभी सेंसरशिप की बात की जाती है, हमेशा उदाहरण दिया जाता है चीन का और दूसरे उन देशों का जहां पर कि मीडिया को बिल्कुल लिबर्टी नहीं मिलती है। प्रताप जी, भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। आपातकाल के वक्त पर अखबारों पर जिस तरीके की पाबंदी लगाई गई थी, क्या लगता है आपको कि सरकार की मानसिकता में कहीं ना कहीं वो वाला तत्व अभी भी छिप करके बैठा हुआ है? नहीं दीपक, इस विषय को बिल्कुल अलग ढंग से देखना चाहिए। ये अखबारों पर पाबंदी का मामला नहीं था। अखबार यदि चाटुकारिता करते तो उन पर कहीं भी पाबंदी नहीं थी। यानी सत्य की आवाज़ के खिलाफ ये सेंसरशिप थी। सत्य की आवाज़ के खिलाफ ये सत्ता का एक ऐसा दमन था। इसलिए जब जब सत्य की आवाज़ उठती है, जब भी आती है, तो उसे मीडिया सेंसरशिप के नाम से नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे सत्य की आवाज़ को दबाने के लिए जो प्रयास होते हैं, उसका जमकर विरोध होना चाहिए। और मीडिया में जब जब इस तरह सत्य की आवाज़ को दबाया गया है, मीडिया ने विरोध किया है। भले अंग्रेजों का समय रहा हो। हम जानते हैं कि तिलक को किस तरह से मान ले जेल भेजा गया उनके केसरी अखबार के कारण। और ऐसे तमाम ऐसे अखबार हुए हमारे आज़ादी के संघर्ष के दौरान, जब संवाददाता जो संपादक को अपना संपादकीय लिखने के बाद सीधे सीधे जेल जाना, उसकी एक तनख्वाह होती थी। तो कुल मिलाकर ये सत्य की आवाज़ को दबाने की सत्ता द्वारा कोशिश है। दीपक, हमारा इतिहास बताता है, पुराण और शास्त्र बताते हैं, जब सतयुग में भी हिरण्यकश्यप ने किस तरह से प्रहलाद की सत्य की आवाज़ को दबाने के लिए कुल मिलाकर दहन करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। ये लगातार सत्य की असत्य से लड़ाई है। सत्ता हमेशा मद में होकर सत्य की आवाज़ को दबाना चाहती है। उसको लगता है कि सत्य से हमेशा डर लगता है। तो मीडिया भी जब जब सत्य आवाज़ उठाता है तो सत्ता पक्ष की ओर से उस पर यह दबाव आता है, और तमाम बहानों के माध्यम से कि ये अराजकता फैला रहे हैं, ये समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। निश्चित तौर पे इसका जमकर विरोध होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मीडिया पर अंकुश की बात हो, मीडिया को अपनी लाइन तो तय करनी पड़ेगी। ये लाइन भी तय करनी पड़ेगी कि हम किसी नेता की चाटुकारिता में किस निम्न स्तर तक जा सकते हैं। उसके लिए भी कम से कम लाइन तय करनी पड़ेगी। हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि हम जब किसी सनी लियोन जैसी पोर्न स्टार को हम एक महामानव जैसे स्टार बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी हमारी एक सीमा तय होनी पड़ेगी। ये 2 अलग अलग पहलू हैं। जब सत्य की आवाज़ को कोई सरकार दमन से दबाना चाहे, निश्चित तौर पे हमें हुंकार भरनी चाहिए। लेकिन जब हम अपनी दिशा भटक रहे हों तो हमारे ऊपर अंकुश होना चाहिए। इसलिए इन दोनों पर विचार होना चाहिए। मीडिया की आज़ादी को लेकर के, मीडिया की सीमाओं को लेकर के जब जब बहस होती है, तब भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जो मार्कंडेय काटजू हैं, उनका बयान आता है बीच में, और वो
मीडिया से जुड़े हुए होने के बाद भी मीडिया को किन्हीं बंदिशों में, बंदिश ना कह के किन्हीं सीमाओं में बांधने की बात कहते हैं, मीडिया को उनके कर्तव्य हैं उनकी याद दिलाते नजर आते हैं। मीडिया पर सेंसरशिप को लेकर भी बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं। जस्टिस काटजू मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर लगातार बरसते रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में तो काटजू यहां तक कह चुके हैं कि जब तक सोशल मीडिया पर कुछ लगाम नहीं कसी जाती तब तक भारत में किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। वे सोशल मीडिया पर पाबंदियों के लिए सेंसरशिप के भी हिमायती हैं। यहां तक कि उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर भी निराशा जता दी। पत्र में काटजू ने लिखा कि इसका सीधा उदाहरण एक वरिष्ठ सांसद की छेड़छाड़ करके बनाई गई सीडी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो न्यायपालिका की रोक के बाद भी सीडी को बार बार फेसबुक पर अपलोड किया गया। बंगारू लक्ष्मण के मामले में भी मीडिया ट्रायल से जुड़ा एक मामला देखने को मिला। तो जिस तरीके से काटजू बार बार अपनी बात लेकर के सामने आते हैं, उन्होंने पहले भी कई मुद्दों पर इस तरीके से अपनी राय जाहिर की है और हर बार मीडिया को अपनी एक सीमाएं, अपने कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सवाल तो खड़े होते हैं। प्रताप जी, क्या लगता है, जिस तरीके से मार्कंडेय काटजू अपनी बात रखते हैं लेकिन मीडिया का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो उनकी बात से सहमत नहीं है? दीपक, बात यह सही है कि मार्कंडेय काटजू जिस पद पर हैं, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तो उस पद पर हैं, उनको रहते हुए मीडिया में जो विसंगतियां आ रही हैं, जो पथ भ्रष्टता आ रही है, जो एक प्रकार से अपने ट्रैक से हट रहा है मीडिया, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए निश्चित तौर पे एक सीनियर पर्सन की तरह उनको निश्चित तौर पे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार भी है और कोशिश भी उन्हें करनी चाहिए कि मीडिया हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति, जनहित के प्रति हमेशा जागरूक रहे, कहीं भटकाव नहीं हो। निश्चित तौर पे इसलिए उनकी ये बात बार बार उठना लाजमी है और उस बात की जो चर्चा करें, निश्चित तौर पे हमें अपने स्तर पे, हम जहाँ पथभ्रष्ट हो रहे हैं, जहाँ हम सीमाओं को तोड़ रहे हैं, जहाँ हम किसी भी सामने वाले व्यक्ति के चरित्र को नस्त नाबूद कर रहे हैं बिना किसी बड़े ठोस कारण के, तो इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन जहाँ सत्य की बात है, जहाँ दबने की बात आए, जहाँ दबाने की बात आए, सत्य की आवाज़ को कोई उठा रहा हो तो उसको दबाने की बात आए, तो मीडिया को पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। और इसलिए एक ऐसी पतली सी धार बनती है मीडिया पर अंकुश की कि जो ये निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार कि तय करना ये जनहित में है या नहीं है, ये सत्य की आवाज़ है या नहीं है। तो इसलिए मीडिया को बहुत ही तलवार की धार पर चलना होता है और हमेशा अपने आप को प्रूव करना होता है कि वो सत्य की धार पर चल रही है। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष किशोर शर्मा। किशोर जी, स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। जी दीपक। किशोर जी, जिस तरीके से बार बार एक सरकार के कई धड़ों से ऐसी आवाज उठती है कि जो मीडिया है इसको अपनी हदों में रहना चाहिए, सोशल मीडिया की बात कर लें या कभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, लेकिन ऐसी आवाज बार बार आती है। क्या लगता है आपको, सरकार क्या सोच करके पिछले कुछ समय में इस तरीके की आवाजों को बार बार उठा रही है? देखिए दीपक, जो सरकार इस बात को उठाती हैं वो इसलिए उठाती हैं क्योंकि उन पर जो आरोप हैं और जो एलिगेशन लोग उन पर लगा रहे हैं वो सिद्ध हो रहे हैं। जी, मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इससे सरकार घबरा रही है। आप देख रहे हैं, अगर अपन बात करें तो पिछले 10 सालों का जिक्र करें, ये पीछे भी अपन जा सकते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में मीडिया जितना सशक्त हुआ, मीडिया जिस तरह से घोटालों को उजागर किया, सरकार की नाकामियों को उजागर किया है, इससे सरकार बौखला रही है और सरकार घबरा रही है। दीपक जी, लेकिन इसके बाद भी जब कई बार हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ऐसे मुद्दे हावी हो जाते हैं जो कि खबर से सीधे सीधे जुड़े नहीं होते, चाहे सनी लियोन की बात कर लें, चाहे पूनम पांडे की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि मीडिया में खबरों पर हावी हो जाते हैं, खबरों को कहीं हद तक दबा देते हैं। क्या लगता है आपको कि मीडिया को इस तरीके के मुद्दों को थोड़ा साइड में रखना चाहिए? देखिए दीपक, जहां तक सनी लियोन और पूनम पांडे का आपने जिक्र किया तो ये भी एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है और ये भी पार्ट को और व्यूअर्स हम लोगों को इसको देखने में रुचि का मतलब ये है कि हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लोग किस हद तक चले जाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हैं, जिन नामों का आपने जिक्र किया, ये कभी मुद्दों पर हावी नहीं होते, कभी मसलों पर हावी नहीं होते, और जो मसले हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मीडिया उनको एक्सपोज करता है तो बहुत बड़े पब्लिक इंटरेस्ट जाके सक्सेस होता है। दीपक, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से, क्योंकि पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बात की है, अब फिर से एक बार संसद में ऐसा मुद्दा बार बार उठते रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले समय में सरकार किसी भी बहाने से ऐसा कोई एक बिल, कोई ऐसा एक नियम कानून बनाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, सरकार ने सारी कोशिशें कर ली
और सारी कोशिशों में सरकार नाकाम हो गई। एक बार सरकार एनडीए के जमाने में पोर्टल लेके आई थी और उसमें साफ तौर पे कहा था कि जर्नलिस्ट को अपना सोर्स भी बताना होगा, लेकिन उसमें बड़ा सक्सेस नहीं हुई। ये अब चूंकि एक चीज अपन बात करें प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया के बाद एक सोशल मीडिया जो शुरू हुआ है, जैसे ट्विटर एंड फेसबुक की बात करें तो ये मीडिया बहुत ज्यादा सशक्त हो गया। इस मीडिया की वजह से एक जो बड़े नेता हैं, जो एक देश के भावी नेताओं में जिन्होंने लोकपाल कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने उस लोकपाल को तय किया। उनको एक झटके में सोशल मीडिया के बदौलत इस्तीफा देना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता, सच ना होता, लोग ये एक एजिटेशन के तौर पे काम हो रहा है। जब ये पहले भी सारी चित्र दीपक आई कि इसको जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ, मनमोहन सिंह के बारे में कोई बात सामने आने लगी, तो फिर इन लोगों ने शुरू किया कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब जितनी अगर इनको बात दबाने की आएगी और बंद करने की आएगी, उतना ही सशक्त होके और ज्यादा उभर के आएगा दीपक। और आने वाले वक्त में अगर बात करें, सोशल मीडिया जिस तरीके से सामने आ रहा है, कई मुद्दों को सोशल मीडिया के दम पर ही उठाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो मुद्दे दिखाई नहीं दिए, तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया में जो मुद्दे सामने आते हैं वो निश्चित तौर पे वही होते हैं जिनको मीडिया एक्सपोज कर चुका होता है। उसके बाद सोशल मीडिया में वो एक तरीके से जनमत का काम करते हैं, एक एजिटेशन का शेप लेते हैं, और तब जाके वो जो जब एजिटेशन का एक रूप ले लेते हैं, तब वो एक इशू बन जाता है। दीपक जी, धन्यवाद किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ अभी थे पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष किशोर शर्मा। प्रताप जी, जैसे उन्होंने अभी कहा कि मीडिया में भी काफ़ी जिम्मेदारी का भाव है, मीडिया ऐसे ही किसी मुद्दे को नहीं उठाता है। क्या लगता है आपको कि पूरा का पूरा मीडिया, या क्योंकि हमने देखा है कभी जब पिछले कुछ समय में अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी की बात आई, तब उस वक्त पर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वो चर्चित रही, और शायद उसी की वजह से इतना प्रेशर बना कि सरकार में एक प्रेशर बना, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी को क्विट करना पड़ा। लेकिन दीपक, मुझे तुम्हारा वो प्रश्न काफ़ी ठीक लगा कि सन्नी लियोन और पूनम पांडे क्यों हावी हो जाते हैं। क्यों नहीं किसी छोटे से गाँव के पानी की समस्या हावी होती? क्यों नहीं किसी छोटे से गांव में जब महिला को भूतनी कह के मार दिया जाता है तो मीडिया उस पर हाहाकार मचाता? क्यों नहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता कि देश में इस तरह की दूसरी बार घटना नहीं हो? क्योंकि मीडिया बाजारवाद से ड्राइव होता है। पूनम पांडे और सन्नी लियोन बाजार देती हैं। कुल मिलाकर ये जो बाजारवाद है, ये मीडिया को भटका रहा है, बिल्कुल भटका रहा है। और निश्चित तौर पे इसलिए अंकुश होना चाहिए। मीडिया बाजार नहीं है, मीडिया बाजारवाद के लिए नहीं है। मीडिया इस देश में मीडिया ने जो एक जन्म लिया है, उसके पीछे बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण था कि हमारे जो पूरा देश है, हमारा जो समाज है, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही बटा हुआ है अलग अलग। उनके बीच में एक कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत जरूरी था। मीडिया ने उसकी बड़ी भूमिका निभाई, तभी हम देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। प्राचीन काल में जब शंकराचार्य जैसे लोगों ने पूरे देश को एक करने की कोशिश की, हमारे धर्म और हमारी मान्यताओं ने जिस तरह से देश को एक किया, आज मीडिया उस भूमिका में हमारे यहाँ उसका उद्भव हुआ था। लेकिन अब मीडिया जिस तरह से पूरी तरह से बाजारू होता जा रहा है, सन्नी लियोन और पूनम पांडे के चित्रों के पीछे और उनके नंगेपन के पीछे भाग रहा है, तो निश्चित तौर पे सोचने का समय आ गया है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ अंकुश की जरूरत है। हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार पे डालकर, नेताओं पे डालकर हम बच नहीं सकते हमारी जिम्मेदारी से। हमें इस बात का तो कम से कम ज्ञान होना पड़ेगा कि हमारा आधार क्या था हमारे उद्भव का। हमारा आधार वो नहीं था जो अमेरिका और यूरोप में था। हमारा मीडिया जो यहाँ क्रिएट हुआ वो किन्हीं ऐतिहासिक कारणों के चलते हुआ, और उन ऐतिहासिक कारणों के आधार को ही मानकर हमें विकसित होना पड़ेगा। निश्चित तौर पे हम बाजारू नहीं हो सकते। मीडिया को बाजारू होने से बचाना बहुत ज़रूरी है दीपक। और अभी फिर से बात करते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की गई, और उसका पीछे कारण बताया गया कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अश्लीलता फैल रही है, जिस तरीके से लोगों पर व्यक्तिगत लांछन लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के सोशल मीडिया को काफ़ी हद तक लगाम लगाने की कोशिश की गई। उन कंपनियों को कोर्ट की तरफ से भी नोटिस दिए गए, और उसके बाद वो मामला अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वो मामला अभी भी लगातार जारी है। सरकार के द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाम लगाने की कोशिशें भी लंबे समय से चल रही हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाई जा रही आपत्तिजनक सामग्री को लेकर
आपत्ति रखते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और अन्य दूसरे नेताओं के कार्टून्स लगातार